शीत युद्ध के अगेंस्ट वो स्थिति देतांत की होती थी, अर्थात जब युद्ध लगे कि खत्म सा हो गया है, लेकिन वो विचारों में पनपता ही रहता था। उस समय निशस्त्रीकरण की भी बात आई। शस्त्र परिसीमन संधियाँ दोनों देशों के बीच में हुई और अमेरिका और सोवियत के रूस के साथ इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने भी, चाइना ने आखिर तक इसका विरोध किया, लेकिन उसने भी इस पर हस्ताक्षर किए। शीत युद्ध को रोकने का यही एक तरीका था कि शस्त्रों को नियंत्रित कर लिया जाए। ये एक दौर था, लेकिन धीरे धीरे जब ये स्पष्ट हो गया कि युद्ध तो संभव नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई युद्ध के द्वारा नहीं हो सकती, दूसरा तरीका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक संकट आया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी आया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी वो स्थिति उत्पन्न हुई, और उसमें यह था कि जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके आगे निकल जाएगा, वो देश मजबूती से खड़ा होगा, विश्व को वही नेतृत्व देगा। अमेरिका ने उदारीकरण की नीति का अनुसरण करते हुए पूंजीवाद को स्वीकार किया। सोवियत रूस की परिस्थितियां विपरीत थी, इसलिए उसने साम्यवादी नीति का अनुसरण किया। 1970 के बाद यह स्थिति शस्त्र के बजाय अर्थ पर विश्व व्यवस्था को आंकना शुरू हुआ, इस पर निर्भर करना शुरू हो गया। अब अमेरिका ने एक नई प्रयास शुरुआत की। वो ये था कि वर्ल्ड ट्रेड को कैसे नियंत्रित किया जाए, विश्व व्यापार, और उसको नियंत्रित करना, संपूर्ण विश्व को एक व्यापारिक संगठन में बांध देना। जो देश इसमें आगे बढ़ जाएगा वो संपूर्ण विश्व को नेतृत्व देगा। वैश्वीकरण की नीति की शुरुआत, और इस वैश्वीकरण की नीति ने भी विश्व को दो हिस्सों में बांटा। आप कहोगे विश्व बार बार दो हिस्सों में क्यों बट रहा है? हमेशा एक शासक होता है, एक शासित होता है। अगर सूर्य है तो रात का चांद भी है, दिन है तो रात है, अगर पूर्व है तो पश्चिम है, उत्तर है तो दक्षिण है। पहली व्यवस्था जब शस्त्रों की थी तो पूर्व और पश्चिम के रूप में देखा गया, लेकिन अर्थव्यवस्था में डेवलप्ड एंड नॉन डेवलप्ड, बल्कि यूं कहें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में इसको देखा गया। विश्व व्यापार, संपूर्ण विश्व एक व्यापारिक संगठन बने, और उस संपूर्ण व्यापारिक व्यवस्था को नेतृत्व कौन देगा? जो विकसित देश है, जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, जो पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक पहचान बना चुके हैं। और दूसरी तरफ वे देश जो आज़ाद होने के बाद अपने अस्तित्व की तलाश में, जो अर्थव्यवस्था की तलाश में, अपने सामाजिक स्वरूप को गढ़ने में, अपनी राजनैतिक पहचान बनाने में लगे हों। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत होती जाती है, देश अपनी पहचान मजबूत करता जाता है, देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था भी मजबूत होती जाती है। इसीलिए दक्षिण के वे देश, जिसमें अधिकांश एशिया के देश, जिसमें अरब कंट्रीज, दक्षिण के देश, जो आज़ादी के बाद अपनी पहचान बना रहे थे, जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए
विश्व के विकसित देशों पर निर्भर कर रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, यहाँ तक कि एशिया का चीन, ये देश अर्थव्यवस्था में मजबूती हासिल करते जा रहे थे। इनके साथ कुछ और नए देश जुड़े। वे देश जो तेलीय देश थे, क्योंकि विकास की पहचान अर्थव्यवस्था की मजबूती है, तो विकास की पहचान चांद तक पहुंचना, जीवन की हर उस सुविधाओं को प्राप्त करना, हर उस वस्तु पर नियंत्रण करना जो व्यक्ति की पकड़ में हो। फैक्ट्रियों का निर्माण, संसाधनों पर पकड़ और उन्हीं संसाधनों के माध्यम से विकास की तवारीखें लिखना। इन विकसित देशों ने विकासशील देशों से न केवल श्रम प्राप्त किया, बल्कि इन देशों से बुद्धि भी प्राप्त की। दक्षिण के देशों का पूरी तरह से शोषण किया, जनबल लेकर के मजदूरों का प्रयोग किया, इनकी क्षमता का प्रयोग किया, कच्चे माल लेकर के इनसे अपने यहाँ अच्छे सामान तैयार किए और ब्रेन ड्रेन, बड़ी समस्या, क्योंकि इन देशों के पास, भारत जैसे देशों के पास ब्रेन है, बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि को गढ़ने, साइंटिस्ट और डॉक्टर बना करके नई नई रिसर्चेस में उनका लाभ लेने के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए जो इन देशों के पास नहीं था। इसका उत्तर के देशों ने उसका भी लाभ लिया और इस लाभ लेने की प्रक्रिया में एक विशेष समझौता किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका सदस्य होने के पश्चात आप अपनी सीमाएं बांध नहीं सकते। आपकी सीमाएं विश्व के प्रत्येक उन देशों के लिए खुली होंगी जो आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा स्थापित करना चाहते हैं, अपनी सुंदर अच्छी वस्तुओं को, महंगी वस्तुओं को आपके यहाँ बेचना भी चाहते हैं, आपके यहाँ इस तरह के व्यापारिक उत्पाद लगाना चाहते हैं जहाँ पर आपका लेबर हो, आपकी ज़मीन हो, आपके संसाधन हो और उसमें लाभ वो कमाएं, उसका लाभांश अपने देश में ले जाएं। ये एक नई व्यवस्था भूमंडलीकरण के तहत शुरू हुई। दक्षिण के देश सब साधनों से संपन्न नहीं हैं, लेकिन कच्चे माल से, मानव ताकत से, बुद्धि से संपन्न होते हुए भी उसके लिए संयंत्रों का न होना उनका माइनस पॉइंट और उनकी संपूर्ण उपज, संपूर्ण क्षमता का दोहन उत्तर के देशों ने करना शुरू किया। इसके लिए आसान नहीं था कि सीधे उठे और उन्होंने निशस्त्रीकरण की बात खत्म की और भूमंडलीकरण की बात शुरू कर दी। ऐसा एक दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए भी 1970 से जब भूमंडलीकरण की तरफ इन देशों ने कदम बढ़ाया, तो ये बहुत सारी संधियों के माध्यम से, बहुत सारे संगठनों के माध्यम से इस गति को अंजाम दिया। बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन बने। इन संगठनों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे G20,
20 देशों का ग्रुप, जिन विकासशील देशों ने, जिन विकसित देशों ने बैठ करके उन नीतियों का निर्धारण किया कि किस तरह से प्रकृति पर उनका नियंत्रण हो, किस तरह से पेटेंट यानी वस्तु पर अपना स्वामित्व स्थापित करना, और उसके बाद विश्व के सारे देश उसे लेंगे, खरीदेंगे, बना नहीं सकते, बनाने का अधिकार उस देश विशेष पर निर्भर करेगा और वो उसका अपना मनमानी कीमत लगाएगा। नीम भारत की, क्योंकि आयुर्वेद सबसे प्राचीन स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य विज्ञान की सबसे प्राचीन विधा है जिससे आयुर्वेद ने नीम से इलाज किया। लेकिन नीम का बहुत सारी सामग्री बना करके अमेरिका और अन्य देशों ने पेटेंट किया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसने पहली खोज की और ये कह दिया ये मेरा है, मैंने इसे बनाया, अब विश्व में बिकेगा तो, लेकिन उसका लाभांश उस देश का होगा। इस तरह की जो संधियाँ की गईं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि की गई, विश्व के देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए, ये विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का सबसे विशेष उदाहरण है। और विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करके विश्व में सर्वोपरि स्थान बनाना। प्रारंभ में यूएनओ में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, और उन 5 स्थायी सदस्यों का वीटो पावर 5 देशों को विशेष शक्ति देता है। लेकिन वो विशेष पावर युद्ध और शस्त्र के दौरान था। लेकिन जब पेटेंट और WTO की बात होती है, जब भूमंडलीकरण की बात होती है, तो युद्ध से हटकर, क्योंकि निशस्त्रीकरण में विश्व के अधिकांश देशों से अपेक्षा की गई कि वे परमाणु शस्त्र नहीं बनाएंगे, जिन देशों के पास परमाणु शस्त्र है वही रहेगा, यानी वे मजबूत देश हैं, उसके बाद दूसरे नीचे खड़े रहे। और उनमें भी ऊपर कई सारे देश हो गए जो शस्त्रों की होड़ में आगे आ गए। फिर कैसे हो कि कौन सर्वोच्च